हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज का जो टॉपिक है वो है डीपीएसपी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। इंडियन पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप यूपीईएसएससी इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 या 52 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एचएम और जो प्रिंसिपल है इसके अभी रिसेंटली सिलेबस जारी किए हैं, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूपीपीएससी जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सभी के लिए यूजफुल है। हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले बेसिक, फिर मीडियम और फिर उसका एडवांस, ये 3 लेवल को ध्यान में रख के हम टॉपिक तैयार करते हैं, उसका मटेरियल तैयार करते हैं कि वहां से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए, मॉडरेट लेवल का पूछा जाए या फिर एडवांस लेवल पे पूछा जाए, तो भी हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। और उसी को ध्यान में रखे इसमें 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स। तीसरा जो टॉपिक है, ये तीसरा टॉपिक है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इन एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से आपको कंप्लीट इसके ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ, जो प्रैक्टिस टेस्ट है उनका, और आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स और वीडियोज, ये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और एज पर सिलेबस ही प्रिपरेशन करवाते हैं हम, सिलेबस के बाहर नहीं करवाते, जो एग्जाम का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग करवाते हैं। और अगर जैसे एचएम और प्रिंसिपल में तो यूनिट अलग भी है तो उनका सेपरेट करवाया जाएगा, उनका एडवर्टाइजमेंट 51 52 से नहीं है, तो जो सेपरेट है उसको उसी एग्जाम के सेपरेट करवाया जाता है, मिक्स नहीं किया जाता है। जो कॉमन है उनको इस लेवल पे करवाया जाता है, बेसिक, मॉडरेट और एडवांस। लेट्स बिगिन। देखिए, ये है आर्टिकल 36 से और 51, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 और आर्टिकल 36 से और 51, अनुच्छेद 31 से और अनुच्छेद 51 तक आता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 क्या है? राज्य को परिभाषित करता है। इसमें राज्य की परिभाषा है कि राज्य में कौन कौन आता है, वो इसमें डिफाइन कर रखा है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए आर्टिकल, राज्य को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है, तो ये आर्टिकल 36। संविधान के भाग 4 के उपबंध किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली कि किस अनुच्छेद के तहत ये है कि आप पार्ट 4 जो डीपीएसपी है ये जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब आप न्यायालय नहीं जा सकते कि ये इनमें जो चीजें दे रखी है उन आर्टिकल्स को लेके, जैसे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं, लेकिन इसका वायलेशन या इसमें जो चीजें दे रखी है, व्यवस्थाएं हैं, उनको लेके किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। इसीलिए ये लिखा है किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इट मीन्स शैल नॉट बी एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये है आर्टिकल 37। आर्टिकल 38 क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये है अनुच्छेद 38। आर्टिकल 39 क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, जो राज्य की कुछ नीति के तत्व हैं, वो पॉलिसी के, जो राज्य मतलब इसमें पूरे देश और आ जाता है। राज्य की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें, इवन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट जो विधानसभाएं हैं, उसके अलावा प्राइवेट एंटिटीज, सबकी डेफिनेशन दे रखी है। इसमें एक आर्टिकल 39A और है, निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, जो फ्री में किसी को वकील वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है, वो इसी के तहत करवाया जाता है, इसी के तहत बनाया गया है वो लॉ, निशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 39A। और ये बाद में जोड़ा गया था, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। आर्टिकल 39A, ये ध्यान रखना है, ये बाद में ऐड किया गया है, इसीलिए इसके आगे हमने स्टार लगा रखा है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, ये है आर्टिकल 40।
कल्याणकारी सरकार, जो एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, ये आर्टिकल 41 है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, जो एक मैटरनिटी रिलीफ या सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये दिया हुआ है आर्टिकल 42 में। उचित मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर, फेयर वेजेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये आर्टिकल 43 है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना, जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में। उद्योग प्रबंधन मतलब कहीं पे कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसमें अगर कोई यूनियन बना हुआ है तो उसमें मजदूर भी होंगे। कोई उनके ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है तो उसमें जो कर्मचारी हैं उनका भी भाग लेना, ये है आर्टिकल 43 ए में। और आर्टिकल 43 ए भी बाद में ऐड किया गया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। आर्टिकल 43 बी क्या है? सहकारी समितियों को बढ़ाना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन, ये आर्टिकल 43 है। और आर्टिकल 43 बी ये भी बाद में ऐड किया गया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल 44 में है। आजकल ये सबसे ज्यादा चर्चा में है और यहां से क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कई बार। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। शिशुओं और बालकों की देखभाल, जो इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर है, इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर, ये भी बाद में ऐड किया गया था, आर्टिकल 46। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग का शोषण से बचाव, ये है अनुच्छेद 46, आर्टिकल 46। पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड पब्लिक हेल्थ, ये है आर्टिकल 47। वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार डायरेक्टली, वैज्ञानिक कृषि एंड पशुपालन का, साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आर्टिकल 48 में आता है। और 48 ए क्या है? एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये अनुच्छेद 48 ए है, जो बाद में ऐड किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, ये प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स विच हैव नेशनल इंपॉर्टेंस, ये आर्टिकल 49 है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, एक ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, जुडिशरी शुड बी सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 है, अनुच्छेद 50। राज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, यह भी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था, आर्टिकल 51। द स्टेट सेल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो ये आर्टिकल 36 से और 51 तक। अब आपको इसमें ज्यादा फोकस किस पे रखना है? ज्यादातर जो, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है 36 से 51, और आपको प्रैक्टिस टेस्ट में इनकी सफिशिएंट प्रैक्टिस करवाई जाएगी, लेकिन ज्यादा फोकस जो आपको रखना है वो रखना है एक तो आर्टिकल 40 पे, आर्टिकल 40 जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में आर्टिकल 43 बी, इसके अलावा आर्टिकल 48 और आर्टिकल 50 और 51, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको पूरा पढ़ना है। और वैसे आप यहाँ ओवरव्यू के बाद हम प्रैक्टिस टेस्ट करवाते हैं, उनमें सब कवर हो जाता है। आर्टिकल 40 पंचायत से, आर्टिकल 43 कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन, आर्टिकल 48 क्या है? एग्रीकल्चर और पशुपालन, आर्टिकल 50 क्या है? जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सेपरेशन, और 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डीपीएसपी इज ए कॉम्प्रेहेंसिव प्रोग्राम फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डीपीएसपी है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को कायम रखने का एक व्यापक कार्यक्रम है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन सी परिभाषा डीपीएसपी की राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी है, तो डीपीएसपी सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को कायम रखने का एक व्यापक कार्यक्रम है, जो संविधान के भाग 4 में आता है, अनुच्छेद 36 से और 51। इसका प्रभाव क्या है? इसका जो इन्फ्लुएंस है, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए इन्फ्लुएंस है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार इन्फ्लुएंस, तो इसका इन्फ्लुएंस क्या है? आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है, आयरलैंड के संविधान का प्रभाव है इस पे। इसके अलावा किस चीज का इन्फ्लुएंस है इसके अंदर? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी इसमें असर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसका, इसमें गांधीयन प्रिंसिपल भी दिखते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल भी दिखते हैं और फ्रीडम, गांधीयन फिलॉसफी भी दिखती है और फ्रीडम स्ट्रगल भी दिखता है इसमें। इन चीजों का प्रभाव है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो डीपीएसपी है वो किससे इन्फ्लुएंस है, किसका प्रभाव है, और आयरलैंड नहीं दिया जाता है क्योंकि ये तो हर कोई याद रख लेता है कि कौन से देश से क्या बोरो किया है, और आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा दे दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, गांधीयन फिलॉसफी और फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता आंदोलन है। अब इसमें कब कब संशोधन किया गया है, आर्टिकल 4 इसमें कब कब संशोधन किया गया है और क्या ऐड किया गया है, तो इसमें संविधान लागू हुआ जिससे लेके और अब तक क्या क्या ऐड किया गया है, तो ये सबसे पहले इसमें ऐड किया गया था आर्टिकल 38(2), 38(2) ये जोड़ा गया था, प्लस ये ऐड किया गया था इसमें। और इसका किसके जरिए ऐड किया गया था, ये क्या माध्यम था इसका, 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में ये जोड़ा गया था 38(2). इसके अलावा 39F और जोड़ा गया था, एक 39F ये जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था 39F, ये 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में, जब इमरजेंसी लगी देश में उस टाइम जोड़ा गया था। इसके अलावा 39A जो ऐड किया गया है, 39A ये भी जोड़ा गया था, और ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में उसी में जोड़ा गया था। इसके बाद में 43A जोड़ा गया है, 43A भी इसमें जोड़ा गया था, और 43A भी 42वां जो संविधान संशोधन है उसमें जोड़ा गया था। एक 43B जोड़ा गया था, 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो अभी हम पढ़ रहे थे, और इसको कब जोड़ा गया था, ये अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2011 में। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में ये 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन, सहकारी समितियों को बढ़ावा, ये जोड़ा गया था। और ये 45 है, ये परिवर्तित विषय वस्तु है। परिवर्तित है मतलब जो पहले था उसी में कुछ चेंजेस किया गया, और परिवर्तित विषय वस्तु है ये। और इसको कब किया गया था, 86वां जो संविधान संशोधन है उसमें 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों का एजुकेशन से संबंधित है, और वो आर्टिकल 21A में भी ऐड किया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स में भी, वो भी चर्चा कर चुके हैं हम ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में। इसके अलावा 48A ऐड किया गया था, और 48A 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में उसमें जोड़ा गया था। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहां से इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इसका जो ओवरव्यू है वो क्या है, एक तो आपको ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ है वो 1976 में हुआ है, 44वां संविधान संशोधन हुआ है वो 1978 में हुआ है, और 86वां संविधान संशोधन हुआ है ये 2002 में हुआ है। 97th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है ये 2011 में हुआ है। ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है, 42, 44, 86, 97। अब 42वां जो हुआ है उसमें क्या क्या ऐड किया है, 42वां जो संविधान संशोधन है इसमें जो चीजें ऐड की है 42वें वाले में, तो वो देखेंगे आप, आर्टिकल 39F ऐड किया है, इसके अलावा इसमें आर्टिकल 39A ऐड किया है, और आर्टिकल 43A ऐड किया है, और आर्टिकल 48A ऐड किया है। ये चीजें 42वें संविधान संशोधन में की है। 44वें संविधान संशोधन में सिर्फ एक चीज ऐड की है, आर्टिकल 38(2) ये ऐड किया है। आगे इनको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। और फिर एजुकेशन से, जो बच्चों का एजुकेशन से संबंधित है, जो फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल 21A में भी ऐड किया है, वो 86वां संविधान संशोधन है,
और फिर ये 43 कोऑपरेटिव सोसाइटीज का 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी तो प्रैक्टिस टेस्ट में और अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे जब क्लियर हो जाएगा। अब इसकी विशेषताएं क्या है, देखिए सॉरी, इसकी जो विशेषताएं हैं डीपीएसपी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ये ऐसे विचार के रूप में है जिन्हें राज्य द्वारा पालन किए जाने की अपेक्षा की गई है। राज्य से, राज्य का मतलब यहाँ कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, पूरा देश है, उससे अपेक्षा की जाती है कि इनको पालन किया जाए। कोई भी नियम कानून बनाए तो इनको भी ध्यान में रखा जाए। एक विशेषता है नॉन जस्टिसिएबल, ये गैर न्यायोचित है। एक इसकी राज्य की मनमानी शक्तियों पर नियंत्रण, लिमिटेशन ऑन आर्बिट्री पावर्स ऑफ स्टेट। प्रस्तावना के विजन का विस्तार, जो एक प्रियम्बल का विजन है उसी का ही यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन है। नैतिक दायित्व, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, जो मॉरल ऑब्लिगेशन है एक वो है। और वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण, ये इसकी विशेषताएं हैं। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो गैर न्यायोचित, दूसरा इसमें राज्य की मनमानी शक्तियों पर नियंत्रण, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण और नैतिक दायित्व, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। अब डीपीएसपी का जो वर्गीकरण है, इसका क्लासिफिकेशन है, ये किया है एक तो गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट और लिबरलिज्म। अब इनको देखते हैं हम। तो गांधीयन प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड अनुच्छेद है, कौन सा गांधी के प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल 40 जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, ये आर्टिकल 43, इसके अलावा आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48, ये गांधी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, गांधीयन आर्टिकल कहा जाता है इनको। सोशलिस्ट समाजवादी जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, 42, 43, 43A और 47, ये समाजवादी विचारधारा के आर्टिकल कहे जाते हैं। उदारवादी जो है लिबरलिज्म, ये आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 45 है लिबरल्स का, ये आर्टिकल 48 भी इससे संबंधित है, आर्टिकल 48A इससे संबंधित है, आर्टिकल 49, 50 और 51। अब ये तो हो गए, आपको गांधीयन याद रखने हैं, तो समाजवादी इसमें से कॉमन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 43 एक ऐसा अनुच्छेद है आर्टिकल जो कोऑपरेटिव, ये 43 वाला, इसमें ये दोनों में है। आर्टिकल 43 ये आपको दोनों में ही मिलेगा, इसमें गांधीयन और आर्टिकल 43 ये दोनों में है। इसके अलावा देखते हैं हम तो आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 ये भी दोनों में ही है। ये दो आर्टिकल हैं जो गांधीयन और सोशलिस्ट दोनों हैं, आर्टिकल 43 एंड 47 ये दोनों में है। आर्टिकल 43 क्या है, फेयर वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आर्टिकल 47 क्या है, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड पब्लिक हेल्थ, इनसे संबंधित है। जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था अनुच्छेद 43, ये उचित मजदूरी और अच्छा जीवन स्तर, एक शिष्ट जीवन स्तर। और 47 क्या है, पोषण जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, ये दोनों कॉमन है। इसके मुख्य मुद्दे क्या है, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया कि हम बेसिक, मॉडरेट जिसे मीडियम कहा जाता है और फिर एडवांस, तीनों लेवल का डिस्कशन करते हैं कि एग्जाम में आप कहीं से भी पूछ लीजिए। जो अगर ये वीडियो देख के जाएगा उसको, चाहे एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपीपीएससी जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है, जो प्रधानाध्यापक है, प्रधानाचार्य है, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, प्राचार्य है, तो
या फिर इवन स्टेट पीएससी की भी आप कर रहे हैं तो भी आपका क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएगा। और इसके लिए आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा myupsc.in, और उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे किसी भी वीडियो पे कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज कोर्स अवेलेबल है सभी इन एग्जाम्स के लिए। मुख्य मुद्दे जो हैं गैर परिवर्तनीयता के कारण। गैर परिवर्तनीयता के क्या कारण है? गैर परिवर्तनीयता के जो कारण है, संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी है, इसका मतलब है जो रीजन है नॉन एनफोर्सिएबिलिटी की, मतलब इसको एनफोर्स क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके क्या कारण है कि ये नॉन एनफोर्सिएबल है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स है उनकी कमी है। लार्ज स्केल लिटरेसी। लार्ज स्केल लिटरेसी, इसका मतलब है निरक्षरता का अधिक होना। निरक्षरता अब तो इंप्रूव हो रही है, लेकिन ये था निरक्षरता का अधिक होना। इसका जो ऐतिहासिक प्रभाव भी है, कुछ हिस्टोरिकल प्रभाव। हिस्टोरिकल प्रभाव क्या है? हिस्टोरिकल प्रभाव देखेंगे तो इसका पार्टीशन, पार्टीशन जो विभाजन हुआ। डाइवर्स सोसाइटी सेक्शन है हमारे यहाँ पे, जो सोसाइटी का सेक्शन है डाइवर्स सेक्शन है, विविध सामाजिक वर्ग हैं, तो इसीलिए भी ये गैर परिवर्तनीयता इसका कारण है, नॉन एनफोर्सिएबल। यूसीसी की बात करते हैं, आर्टिकल 44, ये नागरिकों पे लागू होने वाला कानून का एक सेट कह सकते हैं इसका। इसका धर्म और वर्ग इससे ऊपर उठकर पूरे देश में एक समान कानून लागू करने से है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब पूरे देश में एक जैसा सिविल कोड, नागरिक संहिता समान, इसका किसी धर्म किसी वर्ग इससे नहीं है, ये सबके लिए है। और इसके पक्ष में अगर आप बात करें तो पक्ष में इसके क्या कह सकते हैं, ये कानून के सामने समानता स्थापित करने में सहायक होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के सामने इक्वलिटी बिफोर लॉ जिसकी बात करते हैं तो वो यहीं से आता है। विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को यहां से इनको उनके एम्पावरमेंट में सहायक होगा। जो वोट बैंक की एक राजनीति है उसको कम कर देगा ये, क्योंकि हमारे देश में ये जो दीमक है जिसने एक पाकिस्तान ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो वोट बैंक की राजनीति है। और अभी भी ये सब चल रहा है, क्योंकि उनको पॉलिटिशियन को आप ज्यादा मतलब नहीं होता, उसको वोट बैंक चाहिए, वो किसी भी हद तक गिर सकता है, उसके लिए वो कुछ भी बोल देगा। तो ये जो वोट बैंक की गंदी राजनीति है इसको भी कम करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद, क्योंकि सबके लिए समान नागरिक संहिता होगी, तो पर्टिकुलर कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें जो खाप पंचायत वगैरह होती है, ये जो कोई इनका कोई औपचारिक तो है नहीं, अनौपचारिक निकाय है, इनकी भूमिका भी कम हो जाएगी। जो खाप पंचायत वगैरह है इनकी समाज को एक आधुनिक भाव देगा, ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाएगा। तो ये इसके पक्ष में हम तर्क दे सकते हैं। अगर इसके विपक्ष की बात करें या एक तरीके से चुनौतियां, तो एक पर्सनल लॉ है। क्या है? पर्सनल लॉ। अब वो उसका पुराना इतिहास है पर्सनल लॉ का, तो उसको त्यागने में समस्या आ रही है, उसको त्यागना कठिन है, ये इसकी चुनौती है। दूसरा जो है एक व्यापक सहमति का अभाव है इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट जो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है अभी तक, वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। ये भी इसकी वजह है कि अभी तक लागू नहीं हुआ। कुछ जगह जरूर स्टेट वाइज अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे पहला राज्य बना उत्तराखंड, उत्तराखंड पहला राज्य बना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। उसके बाद में अब जो जस्टिस रंजना देसाई है उनकी अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल में कमेटी बना दी गई है, गुजरात में चल रहा है, उस पे मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो कई जगह इस पे कमेटी बना के और काम चल रहा है। लेकिन ये स्टेट वाइज के बजाय पूरे देश में होगा, तब समानता आएगी। इसमें एक और जो इसके विपक्ष में चुनौती है वो है हमारे यहाँ पे डाइवर्स कल्चर है, व्यापक सांस्कृतिक विविधता है, उसके कारण जो एकल पर्सनल लॉ के प्रारूप है उसको तैयार करना चुनौती भरा काम है, कि सभी के लिए एक प्रारूप हो जाए, सभी के लिए एक प्रारूप हो जाए। जबकि हमारे यहाँ क्या है, सबके लिए अपने अपने हैं, अलग है, तो एक एक प्रारूप हो जाए, वो चुनौती है। अब इसका समाधान क्या है? इसका जो समाधान है ये कम्युनिकेशन है, एग्रीमेंट एंड कम्युनिकेशन।
एग्रीमेंट एंड कम्युनिकेशन, यही इसका समाधान है। सहमति और बातचीत, व्यापक रूप से एक समावेशी समाधान इसका निकल के आएगा आपसी सहमति और बातचीत से। अब आते हैं हम डीपीएसपी। ये आयरलैंड से लिया, गैर प्रवर्तनीय है। गैर प्रवर्तनीय मतलब नॉन एनफोर्सेबल है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ग्रुप सेंट्रिक है, राज्य पर सकारात्मक दायित्व है इसका, एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ओवर स्टेट है। जबकि फंडामेंटल राइट्स से कंपैरिजन करें तो फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए हैं? यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है, जबकि ये डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है। राजनीतिक लोकतंत्र और नागरिक अधिकार है उसमें, फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सिविल राइट्स। इंडिविजुअल सेंट्रिक है, पर्सनल राइट्स क्या है? व्यक्ति केंद्रित है, जबकि ये समूह केंद्रित है। निजी व्यक्तियों और राज्य पर प्रतिबंध है इसमें, प्रोहिबिशन ऑन स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये व्यक्ति केंद्रित है और ये समाज समूह केंद्रित है। ये इनमें फर्क है दोनों में। डीपीएसपी की आलोचना में ये अब हमने अभी पढ़ लिया है इसका, इधर जो क्रिटिसाइज आलोचना जो एक इसकी चुनौती हम पढ़ा था। डीपीएसपी का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो जो इसका सिग्निफिकेंस है, ये यूजफुल है एज ए बेकन, ये प्रकाश स्तंभ की तरह उपयोगी है। किसकी तरह? प्रकाश स्तंभ की तरह उपयोगी है। और जो अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के लिए भी एक कानूनी आधार इसका, अदालतों के लिए भी एक पथ प्रदर्शक के रूप में है ये डीपीएसपी। कल्याणकारी राज्य के लिए एक विजन देता है। इसमें जो चीजें लिखी है वो एक विजन है। प्रशासनिक काम या कार्यपालिका में भी के लिए भी इसमें डायरेक्शन है। और मूल अधिकारों का ये पूरक है। और विदेशों के साथ भी मैत्री संबंध बनाने में इसका रोल है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी। इसमें कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट कई बार पूछ लिए जाते हैं, जो माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए हैं मामले, उनमें क्या क्या कहा है इनको लेके, मूल अधिकारों के साथ संबंध को लेके इनको। एक चंपकम द्वैराजनवाद हुआ था 1951 में, और इसमें डीपीएसपी मूल अधिकारों के पूरक के रूप में लागू होंगे। इसमें कहा था कि डीपीएसपी है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनके पूरक के रूप में लागू होंगे, और डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें क्या निकल के आया कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है और फंडामेंटल राइट्स के पूरक के रूप में ये लागू होंगे। ये फैसला सुनाया चंपकम द्वैराजनवाद 1951 में सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद में गोलकनाथवाद हुआ। गोलकनाथवाद में क्या कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय में इसमें बदलाव किया और कहा कि संसद को मूल अधिकारों का खंड में या पूर्णता में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इसमें क्या कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स का आप वो इसमें नहीं कर सकते परिवर्तन। इसके बाद में 25वां संविधान संशोधन 1971, इसके तहत अनुच्छेद 31C है, इसको जोड़ा गया था। और इसके अनुसार अनुच्छेद 14 और 19 में जो मौलिक अधिकार हैं उनके उल्लंघन के आधार पे आर्टिकल 39B और C को, 39B एंड 39C के तहत उद्देश्यों को लागू करने के लिए पारित कोई भी कानून का न्यायिक जो एक जुडिशियल रिव्यू है, पुनर्वलोकन, वो नहीं किया जा सकता। इसमें ये संशोधन किया गवर्नमेंट ने 25 बार, इसमें कह दिया कि भाई जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते आप इनका। मतलब अगर पार्लियामेंट से बिल पास हो गया है तो अब सुप्रीम कोर्ट उनका रिव्यू नहीं कर सकता। ये फैसला दिया, ये 1971 में कर दिया था कि कोर्ट कुछ है जो इसमें कुछ नहीं कर सकता अगर पार्लियामेंट से बिल पास हो गया है तो। मतलब पार्लियामेंट के जो फंडामेंटल राइट्स में चाहे संशोधन कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें फंडामेंटल राइट्स के केस में जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। केशवानंद भारतीवाद आया 1973 का, और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक जो समीक्षा है जारी रहेगी। ये गवर्नमेंट वर्सेज सुप्रीम कोर्ट चल रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेज सुप्रीम कोर्ट चल रहा है यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल पास, संशोधन पास करने के बाद क्या कहा, जुडिशियल रिव्यू जारी रहेगा।
और मिनर्वा मिल्स वाद आया फिर इसमें 1980 में। इसमें सामंजस्यपूर्ण या एक जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है उसके सिद्धांत की स्थापना हुई। मिनर्वा मिल्स वाद मतलब लड़ाई झगड़े क्या है, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट क्यों इस तरह करें, भाई सामंजस्य बना के रखो, सद्भावनापूर्ण संरचना रखो, ये चीजें आई है इस सिद्धांत की, यहां से डेवलप हुई है स्थापना ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वाली। अब डीपीएसपी की उपलब्धियां क्या है, डीपीएसपी की उपलब्धि की बात करें हम तो इसकी उपलब्धि है जैसे वी बी जी राम जी, ये आज से लागू हो चुका है। अब जो पहले मनरेगा था, मनरेगा आज से क्या हो गया है, मनरेगा 1 जुलाई 2026 से, एग्जाम में पूछा जा सकता है कब से हुआ है, 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह वीबीजी राम जी हो गया है, विकसित भारत ग्रामीण, ये अब लागू हो गया है। अब इसमें दूसरा जो इसका है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, निशुल्क और अनिवार्य कर दिया है बाल शिक्षा का अधिकार, जो अधिनियम भी है बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें विमेन एम्पावरमेंट 2005 में क्या किया गया, प्रसूति जो सुविधा अधिनियम लाया गया था महिला सशक्तिकरण के लिए। पर्यावरण को लेके इस 1972 में लाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और बायोडायवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में, जैव विविधता अधिनियम 2002। एक और इसको लेके जो 1960 में अधिनियम आया था पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, ये इसी की उपलब्धियां हैं। तो ये था आपका डीपीएसपी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 39A, अब ओवरव्यू देख रहे हैं पूरे का। 39A समान रूप से जीविका का अधिकार। आर्टिकल 39D, आर्टिकल 39D भी पढ़ना है आपको, समान काम के लिए समान वेतन, यह है अनुच्छेद 39D, 39A और 39D। अब इसमें भी आपको अलग अलग चीजें हैं। 39 स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए में समान रूप से जीविका का अधिकार है, जबकि 39A जो कैपिटल है वो अलग है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 39A में समान अवसर और निशुल्क कानूनी सहायता, समान अवसर के साथ साथ निशुल्क कानूनी सहायता भी इसमें ऐड किया है। एक आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 42 क्या है, काम करने को न्यायोचित और मानवतावादी, ये है इसमें। और आर्टिकल 47 जो पोषण और जीवन स्तर को बढ़ावा, ये सभी महिलाओं से संबंधित है। SC ST की बात करें तो SC ST के लिए जो है, ये तो अभी हमने पढ़े 39A, 39D, 39 कैपिटल ए, आर्टिकल 42, 46, 47 ये महिलाओं से संबंधित है। और SC ST से संबंधित है आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46, SC ST और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों में बढ़ोतरी, ये है अनुच्छेद 46। पंचायत का हमने आर्टिकल 40 पढ़ ही लिया था। अब जो वृद्ध जन है, सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग, उनके लिए क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए, जो वृद्ध जन है उनके लिए है आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में विशेष परिस्थितियों में काम करना, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य अपनी जो आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाएं उनके भीतर काम पाने का या फिर जो शिक्षा पाने के लिए बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या फिर जो आदर अभाव है, उन दशाओं में, उन कंडीशंस में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का जो प्रभावी उपलब्ध है वो करेगा। ये वृद्धजन के लिए है। और एक वृद्धजन के लिए है आर्टिकल 46, राज्य है जो समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर ST SC अनुसूचित जाति जनजाति, इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, साथ ही सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो ये भी इनसे संबंधित है। दिव्यांगजन, दिव्यांगजन की बात करें तो दिव्यांगजन के लिए जो है, यहां पे कर लेते हैं दिव्यांगजन, दिव्यांगजन के लिए है आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 वृद्धजन और दिव्यांगजन दोनों के लिए हो गया आर्टिकल 41। और एनवायरमेंट के लिए है आर्टिकल 48A,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो हमने पढ़े विमेंस के लिए, SC ST के लिए, वृद्धजन के लिए, दिव्यांग और पर्यावरण। जाते जाते वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोर्स ज्वाइन करने का, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। चैनल पे किसी भी वीडियो पे आपको नंबर मिल जाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यहां से भी आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।